और चर्चा कर रही है, और इंडिया उन कम देशों में से एक अभी है, क्योंकि दूसरे देशों में तो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो क्या है, कैसे इसको रेगुलेट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आई थिंक इंडिया वैसे आगे बढ़ चुका है। यूएस, यूके, ये सब कंट्रीज अभी डिस्कशन चल रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन के, और अब इंडिया में भी चल रहे हैं। तो इंडिया एटलीस्ट वो कंट्रीज में आ चुका है जहां पे रेगुलेशन की बात चल रही है, तो उसके लिए एज एन इंडस्ट्री हम सब बहुत एक्साइटेड है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए, भारत का मत दूसरा भी है निश्चल जी, कि भारत खुद की अपनी एक डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहा है। आरबीआई उस पर अगर आप देखें काफ़ी कामकाज भी कर रहा है। आप कहते हैं क्रिप्टन करेंसी, आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कहते हैं साहब इसे आप पेमेंट के लिए यूज़ मत कीजिए, आप सिर्फ इसे एक एसेट क्लास की तरफ यूज़ कीजिए। जब भारत अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आएगा तो वो एक एसेट भी होगी और उसमें एक पेमेंट मैकेनिज्म भी होगा। तो आपको लगता नहीं है कि इसको प्रतिबंधित करके हम अपनी जब खुद की डिजिटल करेंसी एक लॉन्च करेंगे, उसके लिए एक अच्छी तैयारी कर रही है सरकार? सो आई थिंक ये जो आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोल रहे हो, सीबीडीसी, वो अल्टीमेटली एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा आईएनआर का। इट्स नॉट अ न्यू करेंसी, नहीं है। वो जस्ट आईएनआर को डिजिटल आईएनआर बनेगा, और ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद किसी को भी अगर आईएनआर का एक्सेस चाहिए तो उन्हें जस्ट एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बैंकिंग अकाउंट भी खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका सीबीडीसी जो है, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, आप डिस्कशन चालू कर सकते हो, वैसे आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आपके ऐप में आप आपके दोस्तों को आईएनआर भेज सकते हो। सो बहुत ही बढ़िया होगा डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के लिए। अब रही बात कि अगर सीबीडीसी आता है तो ये दूसरे क्रिप्टो की क्या जरूरत है, तो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इथीरियम एक ब्लॉकचेन है, और उसमें आप एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। अगर आपको इथीरियम ब्लॉकचेन पे कोई एप्लीकेशन रन करना है तो ईथर जो उसका क्रिप्टो है वो आपको यूज करना पड़ेगा, और कोई क्रिप्टो करेंसी वहां पे आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बैठा है कि आप बोलोगे ईथर के बदले आप आईएनआर ले लो। वहां पे आपको ईथर क्रिप्टो ही यूज करना पड़ेगा। सो ये जो यूज केसेस है, ये आप डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से फुलफिल नहीं कर सकते, और उस यूज केसेस में आपको दूसरे क्रिप्टो की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप कोई पेमेंट्स करना है, आपको कंट्री में कोई पेमेंट्स करना है, वहां पे आप डिजिटल करेंसी यूज करते हो, सेंट्रल बैंक वाला। सो बहुत डिफरेंस है, ये दोनों का अलग अलग यूज केसेस है। यहाँ पे क्लैश भी नहीं होगा। अगर आप स्पेसिफाई करोगे कि ये जो आपके ब्लॉकचेन के क्रिप्टो है, आप सिर्फ ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में यूज करो, और जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप पेमेंट मैकेनिज्म जो कंट्री में पेमेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उसमें आप यूज कीजिए। अगर ये क्लैरिफाई कर दोगे, जैसे आई थिंक इंडोनेशिया, मलेशिया में ये क्लैरिटी आ चुका है कि आप जो आपका डिजिटल दूसरे डिजिटल टोकन्स है, वो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में यूज करो, लेकिन पेमेंट में आप आपका लोकल करेंसी यूज करो। सो ये पॉसिबल है आपको रेगुलेशन लाने के लिए। शेट्टी साहब, हमारे सामने स्क्रीन पर काफ़ी सारे प्राइसेस चल रहे हैं। बिटकॉइन आपको 13% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इथीरियम में भी डबल डिजिट लॉसेस हैं। क्या आपके प्लेटफॉर्म पर कल काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई, और आप अपने निवेशकों को और यूजर्स को क्या बताना चाहेंगे? ये बिल तो चलिए पार्लियामेंट में है, क्या यहाँ पर डर की कुछ शंका है आपके दिल में, या यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग का फायदा उठाया जाए उन निवेशकों के द्वारा जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी? आई थिंक पहली बात तो पैनिक सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए, और हमने ये बार बार देखा है। जैसे फरवरी में जब यही सेम डिस्क्रिप्शन आया था बिल का, उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन था, पैनिक सेलिंग हुआ, एक दो तीन 2 या 3 दिन तक चला, और उसके बाद वापस प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। अभी आप देखोगे क्रिप्टो के प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से डिस्काउंट पे चल रहे हैं। यूजुअली इंडिया में क्रिप्टो के प्राइसेस प्रीमियम पे चलते हैं। सो अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है उसके ऊपर का प्राइस चलता है इंडिया में, अभी उसके नीचे का, तो मैसिव डिस्काउंट में चल रहा है। बट आई थिंक ये बिकॉज ये जो न्यूज आई कल और मार्केट रिएक्ट कर रहा है, आई थिंक 1-2 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। एटलीस्ट जो हिस्ट्री दिखा रहा है वही हुआ है, 2-3 दिन में नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आई थिंक पैनिक तो नहीं करना चाहिए, और बिलो मार्केट आप बेचना, आपको रियली वापस सोचना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि आप अभी जो प्राइस चल रहे हो वो बिलो मार्केट है। वो इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं है, बहुत 10-12% डाउन है। चलिए
शेट्टी साहब, इस चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी तरीके से आरबीआई अपने डिजिटल रुपी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो आपकी एक जो बहुत अहम क्या कहना चाहिए एडवांटेज है इथीरियम की या बिटकॉइन की, वो न्यूट्रलाइज होती हुई दिखती है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट एक लॉ पास कर देता है जिसमें सारी प्राइवेट बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाती है। तब क्या कीजिएगा? आई थिंक ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि इथीरियम और बिटकॉइन इनका सिर्फ यूज केस जो पेमेंट यूज केस है, ये वन ऑफ द मेनी यूज केस है। ये बात वैसे ही हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने अगर वेबसाइट बना दिया अपना, तो दूसरे वेबसाइट की क्या जरूरत है। अब गवर्नमेंट का वेबसाइट का जो यूज केस है वो बहुत अलग है। दूसरे वेबसाइट्स, जैसे वेबसाइट्स में सोशल नेटवर्क हो गए, आपको वेबसाइट में चैट एप्लीकेशंस हो गए। सिमिलरली आप जो ब्लॉकचेन पे आप जब एप्लीकेशन बनाते हो, तो पेमेंट एक एप्लीकेशन है, लेकिन उसको छोड़ के हजारों एप्लीकेशन आज के दुनिया में बन रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं। तो ये सब एप्लीकेशन हम बैन की बात करते हैं या प्रोहिबिशन बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया में से कोई भी ये दूसरे एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर सकता। जैसे डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क्स बन रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एनएफटी, जहाँ पे आर्टिस्ट लोग अपना टोकन, अपना आर्ट को डिजिटलाइज कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो आप प्रोहिबिशन बोल रहे हो, तो आप ये भी बोल रहे हो कि आप एनएफटीज भी क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क नहीं बना सकते, डिसेंट्रलाइज कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो ये जो देखने का जरिया है, इसे हमें बदलना होगा और हमें ये देखना होगा कि कौन से यूज केसेस आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहे हैं। और जो सबसे बड़ा यूज केस जो प्रॉब्लमैटिक लग रहा है अभी फिलहाल, इज पेमेंट यूज केस। तो आप उस पे आप रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट ले आओ, बट जो दूसरे एप्लीकेशन